सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करेंगे? मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट मतलब माप करना, किसी चीज़ को मापना, मेज़र करना किसी चीज़ को। तो जब हम मेज़रमेंट की बात करते हैं, मेज़र करने की बात करते हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे अगर मैं किसी टेबल की लेंथ की बात कर रही हूँ कि टेबल की लेंथ कितनी है, तो अगर मैंने बता दी कि टेबल की लेंथ नियर अबाउट 1 मीटर है, तो मैंने उसे मेज़र कर लिया। तो अगर मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ और उसे मैंने नंबर्स में एक्सप्रेस कर लिया, तो मतलब मैंने उसे मेज़र कर लिया। मेज़र करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना। तो जो आगे बात करते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इट इन नंबर्स आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जो क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, उन सभी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेज़र्ड, आप ये इनकी इस डेफिनेशन की जगह पर ये भी लिख सकते हो, ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेज़र्ड और ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी को नंबर्स, किसी भी क्वांटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऑल द क्वांटिटीज़ जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आगे क्या है? फिज़िकल किसको हम मेज़र कर सकते हैं? हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं। जिसको भी मेज़र कर सकते हो आप, वो क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी। आप किसी की लेंथ को मेज़र कर सकते हो, आप किसी की हाइट को मेज़र कर सकते हो, आप किसी रूम का एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया भी फिज़िकल क्वांटिटी हो गया। आप टाइम देख सकते हो, टाइम को मेज़र कर सकते हो, तो टाइम भी फिज़िकल क्वांटिटी हो गया। तो ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेज़र्ड, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आगे अगर मैं बात करूं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिसको आप किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी वो होंगी जो हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम डायरेक्ट मेज़र कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने किसी चीज़ का मास मेज़र करना है, तो उसके लिए मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगी, या फिर मैं कोई मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट उसको, उसका मास अगर मैंने मेज़र करना है तो मैं उसे मेज़रिंग या वेइंग मशीन में रखूँगी और उसका मास मेज़र कर लूँगी। अगर मुझे किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करनी है तो मैं कोई डिवाइस लूँगी, स्केल लूँगी और स्केल से किसी चीज़ की लेंथ मेज़र कर लूँगी। ठीक है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं जिनको, डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं जिनको, वो क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल बेसिकली हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आगे दो टाइप्स की थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनका फॉर्मूला होता है, जिनको मेज़र करने के लिए हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने एरिया फाइंड करना है किसी चीज़ का, जैसे रूम है कोई, उसका अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो आप एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया मतलब क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल कैसे फाइंड करोगे किसी का? आप पहले क्या करोगे? आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला कौन सा? जैसे एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। मतलब कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, पहले हम उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, जिसको फाइंड करने के लिए पहले हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, वो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़।
मतलब किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना पड़े। एरिया को पहले मैंने किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया ना, एरिया को पहले मैंने किस में एक्सप्रेस किया, लेंथ एंड ब्रेड्थ में, फिर मैंने उसको फाइंड किया। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसको किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मास, लेंथ और टाइम अगर हमने देखना हो, टाइम मेज़र करना हो, तो हमें किसी और क्वांटिटी में उसे चेंज करने की या उस फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जिसको हम पहले किसी और क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर एरिया है, एरिया को मैंने लेंथ इनटू ब्रेड्थ में कन्वर्ट किया, तो जिसको अप्लाई मतलब जिसके लिए मुझे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो वो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जिसके लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको हम किसी और क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस नहीं होती, जो किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी को मैंने किसी और क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस किया ना, पहले एरिया को मैंने किस में एक्सप्रेस किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ में, लेंथ एंड ब्रेड्थ में, तो एरिया इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाता है, अभी कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम, उनके फॉर्मूलाज एंड उनकी डेफिनेशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है डिस्टेंस। आपको सभी को पता होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब फासला। तो डिस्टेंस क्या होता है कि हम अगर पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब रास्ता तय कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो जितना हमने टोटल पाथ ट्रैवल किया है, टोटल हमने जितना रास्ता तय किया है कहीं पर जाने के लिए, वो क्या होगा, डिस्टेंस। जैसे आपने पंजाब से आप बिहार जा रहे हो, तो आपने कितना रास्ता तय किया है टोटल, वो क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि अगर आप कहीं पर जाने के लिए शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो, शॉर्ट डिस्टेंस यूज़ कर रहे हो, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप सीधा रास्ता तय कर रहे हो किसी जगह पर जाने के लिए, तो वो होता है डिस्टेंस। जितना आपने टोटल पाथ ट्रैवल किया, मतलब बाय द ऑब्जेक्ट, आपने तय किया, फिर आप साइकिल पर जा रहे हो या फिर आप कार पर जा रहे हो, कहीं मतलब किसी चीज़ पर भी जा रहे हो। ठीक है, जितना आपने टोटल पाथ ट्रैवल किया, वो होता है आपका टोटल रास्ता तय किया जितना आपने, वो होता है डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट पर जाने के लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ता तय कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए मैंने टोटल पाथ ट्रैवल किया, ये है डिस्टेंस। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए शॉर्टकट क्या है, ये शॉर्टकट है, तो जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, शॉर्टकट, तो शॉर्टकट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पाथ ट्रैवल किया, वो होगा डिस्टेंस। और वहीं पर जाने के लिए अगर मैं शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, तो शॉर्टकट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। एक और डिफरेंस है इसमें कि जो डिस्टेंस होता है वो हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। डिस्टेंस हमें ये नहीं बताता कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है जो, वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, डिस्टेंस हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता कि हम ईस्ट की तरफ हमने रास्ता तय किया, हमने वेस्ट की तरफ रास्ता तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है जो उसमें हमें डायरेक्शन भी बताई होगी। जैसे मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँगी तो वहाँ पर क्या आएगा, 5 किलोमीटर टू द ईस्ट, कि मैंने जब रास्ता तय किया तो ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। लेकिन डिस्टेंस मुझे डायरेक्शन नहीं बताएगा, दिशा नहीं बताएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिशा बताएगा।
ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं बताता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। तो डिस्टेंस इज़ अ टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टकट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन टाइम। स्पीड मतलब गति, कि आपने एक गिवन टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया, दैट इज स्पीड। तो स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस के साथ मैं टाइम भी लेती हूँ, कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। कि अगर मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ, तो अगर मैं बता रही हूँ 5 किलोमीटर पर आवर, कि 5 किलोमीटर पर, आप मिनट लगा सकते हो, 5 किलोमीटर पर मिनट, पर 10 मिनट्स लगा सकते हो। 5 किलोमीटर पर 10 मिनट्स अगर मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो वो क्या होगी, मेरी स्पीड, कि मैंने 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर मैं 60 किलोमीटर कवर कर रही हूँ 1 आवर में, तो मेरी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ। तो दैट इज़ द स्पीड ऑफ माई कार और माई व्हीकल। ठीक है। तो स्पीड क्या होती है कि जो मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ वो कितने टाइम में कवर कर रही हूँ, डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रैवल कर रही हूँ। स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है। तो जैसे स्पीड मैंने कार से ट्रैवल किया फ्रॉम मुक्तसर टू बठिंडा, तो मैंने कितने आवर्स में कवर किया, 1 किलोमीटर आवर में। सॉरी, अगर मैंने मुक्तसर से लेकर बठिंडे तक का डिस्टेंस कवर किया इन 1 आवर में, कितना डिस्टेंस था, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर में कितने टाइम में कवर कर रही हूँ, 1 आवर में। तो मेरी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज़ द स्पीड ऑफ माई कार और व्हीकल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, ये सेम है स्पीड है, जैसे स्पीड होती है वैसे वेलोसिटी होती है, लेकिन ये डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, लेकिन वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। जैसे अगर मैं डिस्टेंस कवर कर रही हूँ 5 किलोमीटर पर 10 मिनट्स, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस कवर कर रही हूँ 5 किलोमीटर पर 10 मिनट्स, अगर स्पीड में क्या होगा कि वहाँ पर लिखा होगा जस्ट 5 किलोमीटर पर 10 मिनट्स, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा, 5 किलोमीटर 10 मिनट्स में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो टू द ईस्ट और टू द वेस्ट, 60 किलोमीटर पर आवर टू द ईस्ट और वेस्ट। अगर डायरेक्शन भी बताई है नाल, मतलब साथ में अगर आपको डायरेक्शन भी बताई है 60 किलोमीटर पर आवर टू द ईस्ट, तो वो क्या है, वेलोसिटी। अगर आपको डायरेक्शन नहीं बताई, जस्ट लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज़ स्पीड। अगर आपको डायरेक्शन भी बताई है 60 किलोमीटर पर आवर टू द ईस्ट, 60 किलोमीटर पर आवर टू द वेस्ट, 60 किलोमीटर पर आवर टू द साउथ और टू द नॉर्थ और टू द राइट और टू द लेफ्ट, मतलब आपको डायरेक्शन भी अगर वो बता रहे हो तो वो है वेलोसिटी। अगर आपको जस्ट डायरेक्शन नहीं बताई है, जस्ट इतना ही बताया है कि 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर किया उसने, मतलब 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन 1 आवर में, तो वो क्या है, स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेलरेशन। अगर आप कार से जा रहे हो या फिर बस से जा रहे हो या ट्रक से जा रहे हो, तो ये तो होता ही होगा कि कभी स्पीड कम हो गई और कभी स्पीड बढ़ गई। तो जो चेंज इन स्पीड आता है टाइम के साथ ही आता है ना, कि फर्स्ट आवर में उसने 60 किलोमीटर कवर किया, एक घंटे में उसने फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर। सेकेंड आवर में उसने कितना किया, दूसरे वाले घंटे में उसने कितना कवर कर लिया, 50 किलोमीटर, मतलब उसने कम डिस्टेंस कवर किया दूसरे वाले घंटे में। तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई उसकी, इसलिए उसने कम डिस्टेंस कवर किया ना। अगर कार की स्पीड में बढ़ा दूँ तो मैं कम डिस्टेंस कवर करूँगी, तो स्पीड बढ़ा दी उसने,
तो स्पीड का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना, स्पीड में चेंज आना, तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। जैसे आपकी गाड़ियों में भी एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को कम कर देता है या स्पीड को बढ़ा देता है। तो स्पीड में चेंज आना विद टाइम के साथ, उसको आप क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन। पहले घंटे आप फास्ट लेकर जा रहे हो, सेकेंड आवर में आप स्लो हो गए, थर्ड आवर में आप और फास्ट हो गए। ऐसे अगर हो रहा है, मतलब स्पीड में चेंज आ रहा है विद टाइम के साथ, ठीक है, तो वो क्या होती है? एक्सेलरेशन। स्पीड में अगर चेंज आए विद टाइम के साथ, तो वो क्या होगी? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। तो नेक्स्ट मेरे पास है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स आपको सभी को पता होगा। फोर्स का पंजाबी में या हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें, तो फोर्स का मीनिंग होता है बल। तो बल, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, तो इट इज़ डिफाइंड एज अ पुश और पुल। मतलब अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं, बल कब लगता है? या तो हम किसी चीज़ को खींचते हैं या फिर किसी चीज़ को धक्का मारते हैं। तो बल का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ को धक्का मार रहे होते हैं। या तो किसी चीज़ को पुश कर रहे होते हैं, धक्का मार रहे होते हैं, या फिर किसी चीज़ को पुल कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स में भी डिफाइंड एज अ पुश और पुल, किसी चीज़ को धक्का मारना या किसी चीज़ को खींचना। अगर इसका फॉर्मूला आप देखो तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जब आप किसी चीज़ को धक्का मार रहे हो, ठीक है, जैसे टॉय कार है, उसको आप धक्का मार रहे हो, तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा ही, वो मूव करने लगेगी, वो एक्सेलरेट हो जाएगी। एक्सेलरेट का मतलब होता है, मतलब स्पीड उसकी बढ़ गई ना। पहले तो वो रेस्ट में थी, मतलब उसकी स्पीड कितनी थी? 0। जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, उसकी स्पीड क्या होगी? वो मूव ही नहीं कर रही है, तो उसकी स्पीड, उसकी गति क्या होगी? 0। तो फिर मैंने जब धक्का लगाया, तो उसकी स्पीड मतलब कुछ ना कुछ आ गई, जैसे थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ गई, तो वो क्या हुई? एक्सेलरेशन। तो जब मैं किसी चीज़ को धक्का लगाती हूँ, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? एक्सेलरेट हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम किससे लेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। जिस चीज़ को मैं धक्का लगा रही हूँ, उसका कुछ ना कुछ तो मास हो गई, तो जब मैं उसे धक्का लगा रही हूँ तो एक्सेलरेट हो रही है, वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है? इज़ डिफाइंड एज अ पुश और पुल, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है? वर्क डन। वर्क डन मतलब काम किया हुआ काम, मतलब काम हो गया। अगर आपका काम हो जाता है कोई, तो आप क्या बोलते हो? कि वर्क डन हो गया। वर्क डन कब होता है? कि इसको हम अगर फिज़िकली देखें, फिज़िक्स में देखें अगर हम, तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हो और वो कितने, मतलब थोड़े से डिस्टेंस तक मूव कर रहा है, अगर आप किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हो और वो कुछ हद तक मूव कर रहा है, कुछ डिस्टेंस तक मूव कर रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका वर्क डन हो गया। अगर मैं टेबल को फोर्स लगा रही हूँ और टेबल थोड़ा सा मूव कर गया, कुछ डिस्टेंस तक उसने मूव कर लिया, फोर्स मतलब टेबल कुछ डिस्टेंस तक मूव कर गया अगर, तो वो क्या हो गया? वर्क डन हो गया। ठीक है, अगर मैं जैसे डोर है, डोर को अगर मैं धक्का लगा रही हूँ, तो वो डोर क्लोज हो गया, मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं किसी चीज़ को फोर्स लगा रही हूँ, तो वो डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर वो डिस्टेंस कवर करता है तो वर्क डन हो जाता है। अगर उसने बिल्कुल भी मूव नहीं किया, बिल्कुल भी उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ है। जैसे अगर वॉल है, ठीक है, वॉल होती है, अगर आप उसको पुश कर रहे हो, वॉल को, रूम की वॉल है, उसको अगर आप पुश कर रहे हो, लेकिन वो मूव ही नहीं कर रही है, आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन वो चीज़ मूव ही नहीं कर रही है अगर, तो इसका मतलब आपका वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। कि आप फोर्स लगा रहे हो और वो कुछ डिस्टेंस तक मूव कर रही है चीज़।
अगर वो मूव कर रही है तो वो वर्क डन हो गया, अगर मूव नहीं किया उसने तो वर्क डन नहीं हुआ। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो पावर क्या होता है? पावर का मतलब शक्ति। तो आप कितने टाइम में वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हो तो वो आप कितने टाइम में कर रहे हो, वो होती है पावर। मतलब अगर आपने किसी भी वर्क को, किसी भी काम को करने के लिए कम समय लगाया, आपने कम समय क्यों लगाया होगा? क्योंकि आप में शक्ति होगी, आप में पावर होगी, इसलिए आपने उस काम को करने के लिए कम समय लगाया। अगर आप में पावर कम होगी तो आप उसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय लगाओगे। तो क्या होता है, पावर क्या होता है, इसको हम वर्क को टाइम के साथ रिलेट करते हैं कि काम करने के लिए कितना समय लगता है। अगर ज़्यादा समय लगता है तो पावर कम है, अगर किसी भी काम को करने के लिए कम समय लग रहा है तो पावर ज़्यादा है। तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी, अगर मेरे में एनर्जी नहीं है तो मतलब मेरे में काम करने की क्षमता भी नहीं है। तो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, हम आम भी यूज़ करते हैं, एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं कि मेरे में एनर्जी नहीं है काम करने की। तो उसका मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब काम करने की क्षमता नहीं है मुझ में, तो दैट इज़ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, अगर आप में कैपेसिटी है तो आप में एनर्जी है, अगर आप में काम करने की कैपेसिटी है तो मतलब आप में एनर्जी है, अगर आप में काम करने की कैपेसिटी नहीं है मतलब एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर। प्रेशर क्या है कि आप पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ प्रेशर। या कोई पर्टिकुलर एरिया है उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर आपने किसी चीज़ पर, किसी बर्तन पर कुछ रखा है और ऊपर से आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होता है? प्रेशर। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मतलब एक सेकंड में, मतलब अगर आप रोटेशंस काउंट कर रहे हो, जैसे अगर आप मतलब किसी चीज़ को गोल गोल घुमा रहे हो, जैसे अपनी फिंगर को आप गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे फिंगर को अगर आप गोल गोल घुमा रहे हो तो एक सेकंड में आपने कितनी रोटेशन। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर आप जैसे आप अपनी फिंगर को गोल गोल घुमा रहे हो तो एक बार गोल घुमाने में मतलब एक सेकंड में आप कितनी बार उसकी रोटेशंस होती है फिंगर्स की, कितनी बार वो कितना सर्कल लगाती है, कितने सर्कल कवर करती है। तो आपकी फिंगर कितनी रोटेशंस लगाती है एक सेकंड में, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब अगर जैसे आपने फिंगर में कोई रोप बांधी और रोप के साथ कोई स्टोन बांधा है और उसको आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो एक सेकेंड में वो कितनी रोटेशंस लगाता है उसको आप क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी। जैसे आप की घुमा रहे हो फिंगर पे, तो कितनी रोटेशंस एक सेकंड में की कवर करती है, उसको आप क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या टॉपिक है अभी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई चीज़ मोशन में हो, गति में हो, मूव कर रही हो, तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। द ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, जैसे अपने बॉल को पकड़ा हुआ है, बॉल किसी पर्टिकुलर हाइट पे है ग्राउंड से, तो उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से पर्टिकुलर हाइट पर पड़ा है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने बॉल को हवा में पकड़ रखा है
तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप जैसे फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल नीचे होता है, ग्राउंड पे होता है, तो उसमें क्या है, उस फुटबॉल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर आप वॉलीबॉल खेल रहे हो या फिर आप बैडमिंटन खेल रहे हो, तो आपकी शटल होती है जो, उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो क्या होती है, हवा में होती है। तो जो चीज़ अर्थ से या ग्राउंड से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पड़ी है, हाइट पे है, कोई चीज़ अगर हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर कोई चीज़ नीचे मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर झरने से पानी बह रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है पानी। अगर झरने से बह रहा है ना, तो ऊपर से आ रहा है, किसी पर्टिकुलर हाइट पर है, मतलब पहाड़ी से गिर रहा है पानी, है ना, तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पानी नदी में बह रहा है तो उसमें कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अगर कोई चीज़ हाइट पे है और वो नीचे गिर सकती है, या फिर वो नीचे आ रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो कोई चीज़ नीचे ही मूव कर रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट है मेरे पास एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया की फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आपने किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करना है, मतलब क्षेत्रफल फाइंड करना है, जैसे किसी रूम का एरिया अगर आपने फाइंड करना है, तो आप क्या मेज़र करोगे, रूम की लेंथ मेज़र करोगे और रूम की ब्रेड्थ मेज़र करोगे। लेंथ मतलब लंबाई मेज़र करोगे आप रूम की, और चौड़ाई मेज़र करोगे, तो वहाँ से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है किसी रूम का, तो आप कैसे करोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। मतलब आप लेंथ भी मेज़र करोगे, ब्रेड्थ भी मेज़र करोगे और रूम की हाइट भी मेज़र करोगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटी। डेंस का मतलब होता है संघनता, कि किसी चीज़ में कितनी संघनता है। जैसे आप किसी जंगल की बात लगा लो, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने ज़्यादा दरख्त लगाए हुए हैं, जैसे एरिया है आपके पास, कोई एरिया है जंगल में, अगर उसी जंगल में आपने बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए हैं, मतलब वो डेंस है जंगल। अगर उसी जंगल में, उतने एरिया के ही जंगल में आपने कम दरख्त लगाए हैं, मतलब वहाँ पर दरख्त रेयर लगे हुए हैं, मतलब बहुत डिस्टेंस पर लगे हुए हैं एक दूसरे से, तो वो कम डेंस होगा। अगर वो पास पास लगे हैं दरख्त, तो वो ज़्यादा डेंस होगा। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा दरख्त लगे हैं तो वो ज़्यादा डेंस होगा। अगर उसी एरिया में कम दरख्त लगे हैं तो वो कम डेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमने कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ ट्रीज हैं इन पर्टिकुलर एरिया में, उसको आप क्या बोलोगे, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फिज़िक्स का। तो हमने मेज़रमेंट की, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की, एंड देन कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, देन कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया। ये कुछ 17 क्वांटिटीज़ है। अगर आपको किसी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो रहा है, मतलब कोई टॉपिक या कोई क्वांटिटी समझ नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।